पार्ट 2 में हमें दिखाया जाता है कि फाइनल चुनने एग्जाम्स का दिन आ चुका था। स्टेडियम भरा हुआ था, हर तरफ शोर था, पर माद्रा के लिए ये शोर बैकग्राउंड जैसा था। उसके लिए सिर्फ एक चीज इम्पोर्टेंट थी, सामने खड़े दो लोग। एक तरफ सारडा, जिसके आंखों में उचीहा का प्राइड था, दूसरी तरफ सिंकी, जिसके बॉडी लैंग्वेज से ही समझ आ रहा था कि वो कमजोर नहीं है। ये नॉर्मल एग्जाम फाइट नहीं थी, ये टेस्ट था और माद्रा को ये फील हो रहा था। फाइट शुरू होती है। सिंकी पहले मूव लेता है, आयरन साइड हवा में फैल जाती है। सारडा स्पीड से एंगल चेंज करती है। माद्रा बीच में खड़ा रहता है, ना जल्दी ना कोई घबराहट। उसकी आंखें सब कुछ देख रही होती हैं, मूवमेंट, टाइमिंग, इंटेंशन। जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ती है, माद्रा का काम और ज्यादा क्लियर हो जाता है। वो अननेसेसरी मूव्स नहीं करता, जब करता है सिर्फ तब जब जरूरत हो। स्टेडियम में लोग समझ नहीं पा रहे थे, पर एक्सपीरियंस शिनोबी को लग रहा था कि ये लड़का फाइट नहीं कर रहा है, बल्कि सिचुएशन कंट्रोल कर रहा है। नारुतो स्टैंड में बैठा ये सब देख रहा था। उसे लग रहा था जैसे माद्रा अब एग्जाम में नहीं है, जैसे वो किसी और लेवल पे ऑपरेट कर रहा हो। सारडा और सिंकी दोनों अपना बेस्ट दे रहे थे, पर माद्रा का रिएक्शन उनसे आधा सेकंड आगे था और तभी बिना वार्निंग के हवा का प्रेशर बदल जाता है। स्टेडियम का शोर रुक जाता है, आसमान थोड़ा हैवी लगने लगता है। माद्रा पहली बार ऊपर देखता है और वहीं से चीजों का डायरेक्शन बदल जाता है। आसमान में 3 फिगर्स दिखाई देते हैं। नॉर्मल लोगों को समझ ही नहीं आता कि वो क्या है, पर नारुतो, सास्के और बाकी कागे के चेहरे सीरियस हो जाते हैं। ये लोग नॉर्मल एनिमीज नहीं थे, ये प्रेजेंस ही अलग थी। जैसे शिनोबी दुनिया को नीचे से नहीं ऊपर से जज किया जा रहा हो। माद्रा को उस पल अजीब सा लगता है, डर नहीं बल्कि पहचान। उसका दिल तेज हो जाता है, पर दिमाग बिल्कुल शांत रहता है, जैसे उसके अंदर कोई धीरे से बोल रहा हो कि ये लोग नए नहीं है। स्टेडियम में पैनिक शुरू हो जाता है, पर माद्रा अपनी जगह से हिलता भी नहीं और तभी उसकी आंखों में कुछ चेंज होता है। पहले बस फोकस था, अब क्लियरिटी आ जाती है। वर्ल्ड थोड़ा स्लो हो जाता है, मूवमेंट साफ दिखने लगती हैं। ये नॉर्मल फीलिंग नहीं थी, ये अवेकनिंग थी। उसकी आंखों में पहली बार सारिंगान खुलता है, जो एकदम क्लीन और स्टेबल होता है और वो बिना पेन के होता है, जैसे ये आंखें उसका वेट कर रही थी। उसके साथ ही एक और फीलिंग आती है, सिर्फ देखना नहीं, महसूस करना। चाक्रा का फ्लो, एनर्जी का प्रेशर, स्पेस का वेट। ये कोई नॉर्मल डोजोत्सु नहीं लगता, ये कुछ पुराना और नया दोनों का मिक्स था। नारुतो ये देख के एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है। सासुके समझ जाता है कि ये अवेकनिंग रैंडम नहीं है। माद्रा को लगता है जैसे उसकी दुनिया फाइनली क्लियर हो रही है। ये फाइट अब चुनिन एग्जाम्स नहीं रही थी, ये एक एंट्री थी और फार्म की असली शुरुआत। स्टेडियम का सीन पूरी तरह बिगड़ चुका था। लोगों को बाहर निकाला जा रहा था और ऊपर आसमान में खड़े 2-3 लोग बिल्कुल शांत थे, जैसे ये सब उनके लिए इंटरटेनमेंट हो। नारुतो तुरंत मूव करता है। सासुके ऑलरेडी समझ चुका होता है कि ये फाइट यही नहीं रुकने वाली। बाकी कागे भी रेडी हो जाते हैं। प्रायोरिटी क्लियर थी, लोगों को बचाना और इन लोगों को दूर ले जाना। माद्रा सब देख रहा होता है, उसके अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, बस एक डीप फोकस था। उसकी आंखें अब सिर्फ देख नहीं रही थी, एनालाइज कर रही थी। मोमोशी का चाक्रा उसे अजीब तरह से फेमिलियर लग रहा था, जैसे ये पावर उसके लेवल की बात कर रही हो। जब नारुतो और सासुके आगे बढ़ते हैं, माद्रा का मन करता है कि वो भी मूव करे, पर वो रुक जाता है, जैसे उसके अंदर की आवाज कह रही हो कि अभी नहीं, ये टाइम ऑब्जर्व करने का है। मोमोशी नारुतो को टारगेट करता है। एक मूवमेंट में नारुतो गायब होता है। सासुके के लिए ये क्लियर हो जाता है कि नारुतो को ले जाया जा चुका है। सीन साइलेंट हो जाता है। माद्रा के लिए ये मूवमेंट हैवी था। उसके लिए नारुतो सिर्फ होकागे नहीं था, वो उसका बाप था। उसके अंदर कुछ टाइट हो जाता है, पर गुस्सा कंट्रोल में रहता है। उसके ये कंट्रोल उसकी औरों को और ज्यादा भारी बना देता है। सासुके माद्रा की तरफ देखता है, उसे लगता है कि ये लड़का पैनिक नहीं कर रहा, बल्कि सिचुएशन को समझ रहा है, जैसे ये पहली बार नहीं हो रहा उसके साथ, जैसे ये ऑलरेडी जानता हो कि नारुतो वापस आएगा और ये फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। देन उसके बाद रेस्क्यू मिशन प्लान होता है। सासुके लीड में होता है, साथ में बाकी कागे भी होते हैं। माद्रा भी साथ जाने की जिद नहीं करता, वो क्वाइटली रेडी होता है। उसके लिए मिशन इमोशनल नहीं था, ये नेसेसरी था। दूसरी तरफ मोमोशी अपनी जगह पे बिल्कुल रिलैक्स्ड था। नारुतो को बांध के रखा गया था, पर नारुतो की प्रेजेंस उसके लिए भी हैवी थी। ये फाइट पावर का था, पर विल का भी। जब सासुके और कागे लोग पोर्टल के थ्रू पहुंचते हैं, फाइट तुरंत शुरू हो जाती है। जैसे बिग अटैक्स, हैवी चाकरा, पूरी स्पेस हिल जाता है। माद्रा साइड में खड़ा ये सब देख रहा होता है। उसके लिए ये फाइट एक लेसन जैसी थी। हर मूव, हर मिस्टेक, सब कुछ नोटिस कर रहा होता है वो। मोमोशी जब अपनी पावर एब्जॉर्ब करता है, माद्रा के दिमाग में एक क्लिक होता है, जैसे उसे समझ आ जाता है कि पावर सिर्फ लेने से नहीं, उसे कंट्रोल करने से स्ट्रॉन्ग होती है। फाइट के एंड मोमोशी डाउन हो जाता है, नारुतो फ्री होता है, सीन काम हो जाता है, पर माद्रा के लिए एक काम सिर्फ सरफेस पे था, अंदर कुछ और ही जाग चुका था। नारुतो माद्रा को देखता है, उसे लगता है जैसे माद्रा पहले से ज्यादा शांत है, जैसे उसने कुछ समझ लिया हो। माद्रा कुछ बोलता नहीं, पर उसकी आंखों का फोकस और गहरा हो चुका होता है। ये रिस्क सिर्फ नारुतो का नहीं था, ये माद्रा के लिए एक और स्टेप था, एक और लेयर।
रेस्क्यू मिशन के बाद कुछ दिन शांति से निकल जाते हैं, गांव नॉर्मल हो जाता है, पर मादरा के लिए सब नॉर्मल नहीं होता। उसके अंदर एक क्लियरिटी आ चुकी होती है, जैसे उसने अपनी जगह थोड़ी और समझ ली हो। ट्रेनिंग के टाइम वो ज्यादा पुश नहीं करता, पर जो करता है वो परफेक्ट होता है। नारुतो भी नोटिस करता है कि मादरा अब पावर दिखाने की कोशिश नहीं करता, वो बस पावर रखता है। इसी बीच एक छोटी सी मिशन रिपोर्ट आती है। पोर्टर के पास कुछ अजीब लोग देखे गए हैं, चाक्रा पैटर्न अननोन है उनका। सासुके इसमें इंटरेस्ट लेता है, मादरा भी साथ होता है बिना ज्यादा सवाल के। जब इनकाउंटर होता है तो सामने कारा ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेंबर्स होते हैं। उनका एटीट्यूड अलग होता है, उन्हें लगता है कि ये सिर्फ एक गेनिन लड़का है। मादरा उन्हें पहले ऑब्जर्व करता है, मूवमेंट, स्पीच, इंटेंशन सब क्लियर हो जाते हैं। फाइट शुरू होती है, पर फाइट जैसी लगती ही नहीं। मादरा एक एक मूव में स्पेस कंट्रोल करता है, न ओवर स्पीड न ओवर पावर, सिर्फ राइट टाइमिंग के साथ। कारा मेंबर्स को समझ ही नहीं आता कि वो कब डोमिनेट हो गए। एक को गिराता है, दूसरा ऑलरेडी पैनिक में हो जाता है। सासुके ये सब दूर से देखता है, उसे समझ आ जाता है कि मादरा फाइट नहीं कर रहा, वो स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। ये लेवल नॉर्मल से लॉबी के लिए नहीं है। कारा के मेंबर्स डिफीट हो जाते हैं, सीन जल्दी खत्म हो जाता है। मादरा के कपड़ों पे एक स्क्रैच भी नहीं होता। ये सब देख के नारुतो के दिमाग में एक ही बात आती है, ये पावर अब छुपने वाली नहीं है। मादरा को अंदर से एक अलग ही फील आता है। ये जीत उसके लिए एक्साइटिंग नहीं थी, ये एक्सपेक्टेड थी, जैसे ये रिजल्ट पहले से लिखा हो। उसके अंदर जो पुरानी सोच थी वो थोड़ी और क्लियर हो जाती है। पावर का मतलब सिर्फ जीतना नहीं होता, प्रेजेंस होती है। उस रात मादरा ट्रेनिंग ग्राउंड में खड़ा होता है, वो अपनी आंखों को बंद करता है और चादर को फील करता है। शारिंगन अब ज्यादा नेचुरल लगता है उसके लिए। साथ ही एक और लेयर स्लोली एक्टिवेट हो जाती है। वो उसे फोर्स नहीं करता, वो जानता है कि जो चीज जबरदस्ती आती है वो टिकती नहीं है। नारुतो दूर से उसे देखता है, उसे लगता है कि मादरा अब उसे सीखने के फेज से बाहर निकल रहा है, अब वो खुद को समझने के फेज में आ चुका है। कारा इनकाउंटर के बाद एक बात क्लियर हो जाती है कि मादरा सिर्फ फ्यूचर का हिस्सा नहीं है, वो फ्यूचर का डायरेक्शन भी है। कारा के इनकाउंटर के बाद मादरा का नाम क्वाइटली स्प्रेड होने लगता है, गांव में नहीं बल्कि अंडरग्राउंड में भी। लोग ओपनली बात नहीं करते, पर रिपोर्ट्स में एक पैटर्न दिखने लगता है कि जहां मादरा होता है वहां फाइट ज्यादा लंबी नहीं चलती। ये बात मादरा को पता भी नहीं होती और शायद उसे फर्क भी नहीं पड़ता। मादरा खुद अपनी ट्रेनिंग में और डीप चला जाता है। अब वो सिर्फ स्ट्रेंथ पर काम नहीं कर रहा होता, बल्कि परसेप्शन पर भी काम कर रहा होता है। उसकी आंखें अब सिर्फ मूवमेंट नहीं, इंटेंशन भी पकड़ने लगी थी। कभी कभी उसे ऐसा लगता था जैसे टाइम थोड़ा स्लो हो जाता है, जैसे वो एक सेकंड पहले ही डिसाइड कर लेता है कि क्या होने वाला है। इस प्रोसेस में एक नया फेज आता है, शारिंगन के साथ एक और डेप्थ ओपन होती है। अब वो चीजों को सिर्फ देख नहीं रहा था, उनके बीच के गैप भी महसूस कर रहा था। स्पेस और चाक्रा का रिलेशन क्लियर होने लगा था। ये कोई फ्लैशी पावर अप नहीं था, ये साइलेंटली स्ट्रॉन्ग होने का स्टेज था। सासुके जब मादरा के साथ ट्रेनिंग करता है तो उसे क्लियर हो जाता है कि ये लड़का कॉपी नहीं कर रहा, ये अडॉप्ट कर रहा है, और अडॉप्ट करना ज्यादा डेंजरस होता है। मादरा के लिए ये सब नेचुरल लग रहा था, जैसे ये एबिलिटीज नई नहीं हो, जैसे ये उसका पुराना लैंग्वेज हो जो धीरे धीरे याद आ रहा है। इसी बीच कारा का रियल रिएक्शन आता है। उन्हें समझ आ जाता है कि उनके लो लेवल मेंबर सिर्फ गलती नहीं थे, वो मैसेज थे। मादरा का नाम उनके डेटा में ऐड हो जाता है, एक अननोन वेरिएबल के रूप में। एक और इनकाउंटर होता है, पर इस बार अपोनेंट्स थोड़े प्रिपेयर्ड होते हैं, ज्यादा ट्रैप्स और ज्यादा प्लानिंग के साथ। पर मादरा पहले से ही रेडी होता है, वो डायरेक्ट फाइट में नहीं जाता, पहले इन्वायरमेंट को अपने फेवर में करता है। जब फाइट होती है तो वो शॉर्ट और ब्रूटल होती है। इस बार मादरा थोड़ा और आगे जाता है, वो अपनी पावर को कंप्रेस करता है। अपोनेंट्स को समझ आता है कि ये लड़का सिर्फ स्ट्रांग नहीं है, बल्कि ये एफिशिएंट भी है। फाइट के बाद मादरा को कोई थ्रिल नहीं मिलता, उसके लिए ये सिर्फ एक और कंफर्मेशन होती है। वो समझ जाता है कि वो किसी एज पे खड़ा है, अगर चाहे तो और आगे जा सकता है, पर उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। नारुतो को ये सब देख के थोड़ा डर लगता है, पर वो ट्रस्ट करता है क्योंकि मादरा का काम अब भी इंटैक्ट था। एक रात मादरा फिर से अकेला ट्रेनिंग ग्राउंड में होता है। इस बार वो कुछ ट्राई करने नहीं आया होता, वो बस खड़ा होता है आंखें बंद करके। वो चादर को फील कर रहा होता है, साथ में हवा को और जमीन को। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि उसकी पावर सिर्फ आंखों में नहीं है, वो उसकी प्रेजेंस में है। उस पल उसके डोजुत्सु का एक और लेयर क्लियर होता है, वर्ल्ड उसे अलग एंगल से दिखने लगता है। डिस्टेंस का मतलब बदल जाता है उसके लिए। स्पेस सिर्फ जगह नहीं रहती, वो एक टूल बन जाती है। मादरा कोई फ्लैशी मूव नहीं करता, पर जो भी उस एरिया में होता है उस पर प्रेशर आ जाता है, जैसे इन्वायरमेंट ही उसके साथ अलाइन हो रहा हो। मादरा को पहली बार पूरी तरह से फील होता है कि पुरानी और नई पावर मिक्स हो रही हैं, ना पूरा पास्ट ना पूरा प्रेजेंट, बीच का एक डेंजरस बैलेंस। और ये बैलेंस ही उसकी असली स्ट्रेंथ बनने वाली थी। दूर से नारुतो उसे देख रहा होता है, वो इंटरफेयर नहीं करता। उसे समझ आ जाता है कि मादरा को इस वक्त गाइडेंस नहीं, ट्रस्ट चाहिए। सासुके भी साइलेंटली ऑब्जर्व करता है, उसके लिए क्लियर हो चुका होता है ये लड़का अगर कभी कम्प्लीटली लूज हुआ तो दुनिया के लिए प्रॉब्लम बन सकता है। और अभी के लिए मादरा स्टेबल है, शांत है, और ये शांति सबसे ज्यादा डेंजरस होती है।
कुछ दिनों बाद दुनिया फिर से नॉर्मल चलने लगती है। मिशंस, रिपोर्ट्स, पॉलिटिक्स सब अपनी जगह पर काम कर रहे होते हैं, पर एक चीज चेंज हो चुकी होती है, पावर बैलेंस। लोग ओपनली नहीं बोलते पर सब फील करते हैं कि नारुतो के बाद एक और नाम स्लोली ऊपर आ रहा है। मादरा अब भी कम बोलता है, कम रिएक्ट करता है, पर जब वो किसी जगह खड़ा होता है लोग उसे नोटिस करते हैं। ये रिस्पेक्ट लाउड नहीं होता पर रियल होता है, कारण कि हायर लेवल मेंबर्स अब मादरा को लाइटली नहीं लेते। उनके प्लान्स में एक नया फैक्टर ऐड हो चुका होता है। मादरा खुद फ्यूचर्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचता, वो बस इतना जानता है कि अगर उसके पास पावर है तो उसे वेस्ट नहीं करेगा, वो ना गुस्से में ना ईगो में। उसके लिए स्ट्रेंथ का मतलब अब क्लियर है, कंट्रोल के साथ आगे बढ़ना। नारुतो को लगता है कि शायद शिनोबी दुनिया को ऐसे ही लोग चाहिए जो ना हीरो बनने के लिए लड़े ना विलेन बनने के लिए, जो बस अपना रास्ता खुद चुने। सो पार्ट 2 यहीं खत्म होता है पर कहानी नहीं, क्योंकि मादरा अब सिर्फ नारुतो का बेटा नहीं है, वो एक ऐसा नाम बन चुका है जिसका नेक्स्ट मूव पूरी दुनिया फील करने वाली है। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।